हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने सेकंड लॉ स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और हमने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस वो हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने एक इम्पोर्टेंट चीज़ बात की थी, दैट इज कार्नोट साइकिल के बारे में, हीट इंजन, ठीक है। कार्नोट साइकिल का मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है ना, कि कार्नोट साइकिल होता क्या है। अगर हम पीवी ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट होता है बी, ये होता है पॉइंट सी और ये होता है पॉइंट डी। आप ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर आप फिर से ए पर आ जाते हो। मतलब ये आपका क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर हर एक के लिए हमने वर्क डन कैलकुलेशन किया था कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ए बी प्रोसेस के लिए जो हमने ए बी जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है आपके पास, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी जीरो होगा, डेल्टा टी जीरो मतलब डेल्टा यू जीरो, और डेल्टा यू जीरो मतलब क्यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास, माइनस डब्ल्यू, ठीक है। क्यू की वैल्यू होती है आपके पास प्लस एन आर टी टू एल एन वी टू डिवाइड बाई वी वन, ठीक है। यही वैल्यू होती है। और W की वैल्यू क्या हो जाएगी, आगे लग जाएगा आपके पास माइनस। यहाँ जो हीट होती है दैट इज Q, वो होती है आपके पास Q2 जो सोर्स से मिलती है हमें, ठीक है। NR T2 ln V2 डिवाइड बाई V1, ठीक है। चलिए, B और C के बीच में अगर हम बात करें प्रोसेस के बारे में, ठीक है, ये तो आपका था AB के लिए। B और C के बारे में बात करें, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो Q की वैल्यू होती है हीट एक्सचेंज, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है आपके पास, W, ठीक है। तो W की वैल्यू यहाँ पर होती है आपके NCV T2 माइनस T1, दैट इज T1 माइनस T2, T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ अगर हम वर्क डन की बात करें तो यहाँ पर Q1 हीट जो होती है रिलीज होती है, सिंक में जाती है, ठीक है। टेम्परेचर इसका रहता है T1, यहाँ पे टेम्परेचर रहता है T2, मेंटेन रहता है। ये भी आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है सेम इसी तरीके से। यहाँ पर जो Q इसकी वैल्यू आएगी अगर हम बात करें वर्क की, या फिर Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस W हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। और Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस NR T2 की जगह आ जाएगा आपके पास T1, ठीक है। और ln V2 की जगह आ जाएगा V4 डिवाइड बाई V3, ठीक है। और वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा दो आप, ठीक है। सेम इसी तरीके से एडी प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें, एडियाबेटिक प्रोसेस है, सेम यही होगा। यहाँ अगर हम वर्क डन की बात करें W इक्वल टू क्या होगा, NCV T2, यहाँ फाइनल T2 है, इनिशियल T1 है, तो T2 माइनस T1। ये आपके पास वर्क डन आ जाएंगे चारों प्रोसेस के लिए। और डब्ल्यू नेट हमने निकाला था कि वर्क डन बाय द केस, डब्ल्यू नेट बोल लीजिए या फिर आप इसे डब्ल्यू टोटल बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। वो उसकी वैल्यू थी आपके पास Q2 प्लस Q1 के बराबर। एक फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया था, ठीक है। Q2 की वैल्यू ये है और Q1 की वैल्यू ये है, क्लियर। इस ये प्रोसेस, ये जो फॉर्मूला है ये आपके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अब अगर हम बात करें रिवर्सिबल के लिए तो हमने एक और फॉर्मूला निकाला था, दैट इज डब्ल्यू नेट इक्वल टू, ठीक है। वो क्या आया था आपके पास, प्लस NR ln V2 डिवाइड बाई V1 इंटू T2 माइनस T1। ये किसके लिए वैलिड है, ये केवल और केवल आपके रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास की समरी है जो थोड़ी बहुत आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। आज हम बात करेंगे आपके किसके बारे में, ठीक है। देखो, क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सोल्व करना है, इसको डायरेक्ट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बनाया, प्रोसेस किया, मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे वर्क की वैल्यू आती है, तो आपको जो साइक्लिक प्रोसेस है उसी हिसाब से ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनको रटने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं।
बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, बाकी इनको याद रखने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब क्वेश्चन आए तब आप डायरेक्ट बना के करना है आपको, ठीक है। आज हम बात करेंगे एफिशिएंसी के बारे में कि एफिशिएंसी क्या होती है कार्नोट साइकिल की। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। तो अगर हम कार्नोट साइकिल के लिए एफिशिएंसी की बात करें तो सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ईटा। सिंपल सी बात है, कितनी हीट सोर्स ने प्रोवाइड करवाई और कितना वर्क डन हुआ, वो जो रेशियो होता है वही क्या होता है आपका एफिशिएंसी। मतलब हीट सप्लाइड, या हम कह सकते हैं सिंपल वर्क डन बाय द केस डिवाइड बाय हीट सप्लाई, ठीक है, बाय सोर्स। मतलब अगर हीट ने 500 जूल हीट सप्लाई की और वर्क डन गैस ने जो वर्क किया वो 200 जूल का ही किया, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 200 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ठीक है। उस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। और ईटा है ये फ्रैक्शन में आता है, मतलब 0.4 इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय द गैस क्या होता है? माइनस डब्ल्यू टोटल। डब्ल्यू टोटल लिखो या डब्ल्यू नेट लिखो, दोनों एक ही है, मैं आपको बोल चुका हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं आपको टोटल भी लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैं टोटल भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। वर्क डन बाय द गैस से माइनस होगा, डिवाइड बाय हीट सप्लाइड बाय सोर्स। सोर्स ने कितनी हीट सप्लाई की है? Q2 हीट इसने सप्लाई की है, डिवाइड बाय Q2। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज ईटा इक्वल टू माइनस डब्ल्यू टोटल डिवाइड बाय Q2। ये है आपके पास एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। डब्ल्यू टोटल डब्ल्यू नेट की वैल्यू है Q2 प्लस Q1। तो हमारे पास यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाई Q2। और ज़्यादा सोल्व करोगे तो 1 प्लस Q1 बाई Q2 वो भी आ जाएगा, ठीक है। आपको तो इसी तरीके से ध्यान रखना है। दैट इज एफिशिएंसी का फॉर्मूला, दैट इज माइनस डब्ल्यू टोटल अपॉन Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 या फिर Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाई Q2, ठीक है। चलिए, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ये किसके लिए वैलिड होगा? ये आपके लिए सभी के लिए वैलिड होगा, फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, क्योंकि ये भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो दिस इज आल्सो वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल के लिए, तो डब्ल्यू नेट का हमारे पास एक ये फॉर्मूला भी है। तो एफिशिएंसी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम बात करें तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? माइनस डब्ल्यू टोटल डिवाइड बाई Q2। तो डब्ल्यू टोटल की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, दैट इज एन आर एल एन V2 बाई V1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है, डिवाइड बाई Q2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। Q2 की वैल्यू है आपके पास NR T2 ln V2 डिवाइड बाई V1, ठीक है। तो देखिए NR से NR कैंसिल, ln V2 बाई V1 से ln V2 बाई V1 कैंसिल, ऊपर बचेगा आपके पास T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2 नीचे बचेगा। तो एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, दैट इज T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला हैं, दैट इज माइनस डब्ल्यू टोटल डिवाइड बाई Q2 इक्वल टू Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाई Q2। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप इसको एफिशिएंसी को किसके इक्वल लिख सकते हो? T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2। तो दो फॉर्मूले हैं,
दोनों आपको थोड़ा ध्यान रखना है एफिशिएंसी निकालने के लिए कार्नोट साइकिल में। क्लियर है? चलिए इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ठीक है? तो देखते हैं, फिर उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको हो सकता है थोड़ा बहुत इसको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना? तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, ये तो आपका पुराना रिवीजन ही था, इसे नोट करने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है ना? चलिए इसे एक बार नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन कह रहा है ए हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन a heat engine operating between 227 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी, ठीक है, ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स, 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स रिवर्सिबली, ठीक है? क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ये रिवर्सिबली हीट एब्जॉर्ब कर रहा है पर साइकिल, ठीक है? रिवर्सिबली पर साइकिल, एक साइकिल में, ठीक है? चलिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 5 साइकिल, ठीक है? इन 5 साइकिल, 5 साइकिल में आपको जो वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ए हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन दिस एंड दिस टेम्परेचर, ठीक है? तो T2 और T1 दोनों में से एक T2 है और एक T1 है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि T2 कौन सा है, T1 कौन सा है। देखिए T2 हमेशा ही बड़ा होगा क्योंकि वो सोर्स का टेम्परेचर है, तो वो हमेशा ज़्यादा होगा सोर्स का टेम्परेचर, तो ये T2 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, ठीक है? एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स, ठीक है, रिवर्सिबली। तो आपके पास हीट एब्जॉर्ब, सोर्स से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी हो रही है? Q2, दैट इज 2 किलो कैलोरी, ठीक है? ये इतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब Q2 की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है? और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आपको वर्क डन मतलब W आपको टोटल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? Q2 की वैल्यू दी है, T2 T1 इनकी वैल्यू आपको दी हुई है। बस इन दोनों को क्या करो, इक्विलेट कर दो और यहाँ से W टोटल निकाल दो, वो वैल्यू आएगी पर साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए, जबकि आपको पूछा है किसके लिए? 5 साइकिल के लिए, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना? एक बार ट्राई करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो देखिए इन दोनों को अगर हम इक्विलेट करें तो हमारे पास W नेट या W टोटल डिवाइड बाई Q2, इसको हम किसके इक्वल करेंगे? T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2, ठीक है? तो देखिए W टोटल, तो देखिए W टोटल नेगेटिव है, तो क्योंकि वर्क डन कर रहा है गैस या सिस्टम, तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना? इसकी वैल्यू लिखेंगे हम, तो देखिए डिवाइड बाई Q2 कितना है आपके पास? 2 किलो कैलोरी इक्वल टू T2 दिया हुआ है आपको पास 500 माइनस 300 केल्विन डिवाइड बाई T2 हो जाएगा आपके पास 500। T2 कितना है आपके पास? 500 केल्विन। T1 कितना है आपके पास? 300 केल्विन, ठीक है? तो 200 डिवाइड बाई 500 दैट इज 2/5, ये कितना है? 2/5, तो 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है? तो यहाँ से आपके पास W टोटल आ जाता है 4/5 किलो कैलोरी, ये है पर साइकिल, ठीक है?
लेकिन इसने 5 साइकिल के लिए पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 साइकिल माइनस W टोटल कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 5 दैट इज 4 किलो कैलोरी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है ना? तो देखिए ये होती है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो एफिशिएंसी दैट इज T2 माइनस T1 अपॉन T2 केवल और केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। वर्किंग सब्सटेंस मतलब आपकी आइडियल गैस है, रियल गैस है, उससे इसको कोई भी मीनिंग नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चीज़ आप यहाँ नोट करके लिख भी सकते हो कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज independent efficiency of Carnot cycle is independent of working substance। ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है? चलिए अब हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है ना? वो वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, बट हमें एक रिजल्ट उससे निकालना है। उसको निकालने के लिए हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ देखते हुए चलना है, और लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपके पास, ठीक है, आपको केवल उसी को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना? हमने पीवी ग्राफ बनाया था किसके लिए? कार्नोट साइकिल के लिए। ए बी सी और ये आपका पॉइंट डी। ठीक है, तो देखिए हम ए से बी जाते हैं तो होता क्या, आपका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और सी से डी जाते हैं तो क्या होता है, आपका कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें आपके कार्नोट साइकिल के अंदर, तो देखिए अगर हम यहाँ देखें कंप्रेशन के वर्क की बात करें, तो कंप्रेशन का वर्क क्या होगा, ये जो आपका वर्क होगा इस एरिया वाला, वो क्या होगा, कंप्रेशन का वर्क होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपके किसके वर्क के लिए, एक्सपेंशन के वर्क के लिए, तो एक्सपेंशन का वर्क क्या होगा, इतना प्लस इतना, मतलब आपका पूरा ये जो होगा दिस प्लस दिस, वो क्या होगा, आपका एक्सपेंशन का वर्क। तो अगर हम नेट रिजल्ट की बात करें तो एक्सपेंशन का वर्क ज़्यादा होगा या कंप्रेशन का? एक्सपेंशन का, बिल्कुल करेक्ट है, जो हमें दिख भी रहा है। ठीक है, इन कार्नोट सर्कल, और अगर हम बात करें इन कार्नोट साइकिल, नॉट सर्कल, इन कार्नोट साइकिल द एक्सपेंशन वर्क is more than compression work। ठीक है, मतलब जो नेट रिजल्ट होगा दैट इज द नेट रिजल्ट विल बी एक्सपेंशन। जो नेट रिजल्ट है वो तो अपना एक्सपेंशन ही होगा। ठीक है, तो और अगर हम बात करें एक्सपेंशन के लिए, फॉर एक्सपेंशन हमें पता है कि जो W रिवर्सिबल होता है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है किससे, W इरिवर्सिबल से। ठीक है, मतलब एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल वर्क ज़्यादा होता है इरिवर्सिबल से। अगर रिवर्सिबल वर्क ज़्यादा है तो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्क होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। तो हम कह सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल। ठीक है, ये चीज़ हम कह सकते हैं यहाँ से। क्लियर है? अब हम बात करेंगे
रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एफिशिएंसी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और वहाँ से हम एक रिजल्ट निकालेंगे जिसे हम बोलते हैं क्लोसियस इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? क्लोसियस इनइक्वालिटी। तो वो जो रिजल्ट है बस वही आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको और कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाई Q2। और एक और फॉर्मूला, ये तो आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, और एक हमने पढ़ा था T2 माइनस T1 अपॉन T2, ये आपका केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा इजी करें, अलग अलग करें, तो Q2 डिवाइड बाई Q2 दैट इज 1 प्लस Q1 डिवाइड बाई Q2, ठीक है, इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T2 दैट इज 1 माइनस T1 डिवाइड बाई T2, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, 1 से 1 कैंसिल, तो अपने पास आंसर आता है Q1 डिवाइड बाई Q2 इक्वल टू माइनस T1 डिवाइड बाई T2। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ T1 को नीचे की तरफ और Q2 को लेता हूँ यहाँ पर, तो Q1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू माइनस Q2 डिवाइड बाई T2, ठीक है। इसको और मैं तरीके से लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ Q1 डिवाइड बाई T1 प्लस Q2 डिवाइड बाई T2, इट विल बी इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या रहेगी? Q2 क्या है? Q2 वो टेम्परेचर है, वो हीट है जो सोर्स से सप्लाई हो रही है, और उस वहाँ पर जो टेम्परेचर है वहाँ पर है आपका टेम्परेचर T2, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर आपकी हीट सप्लाई हो रही है, Q1 क्या है? जो हीट आपकी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है सिंक में, किस टेम्परेचर पर? T1 टेम्परेचर पर। यहाँ पे क्या है, हीट आपकी Q है। मतलब अगर हम कहें कि इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, देखिए समेशन ऑफ Q बाई T विल बी इक्वल टू 0। मतलब किसी भी कार्नोट साइकिल के अंदर, अगर किसी भी कार्नोट साइकिल के अंदर साइक्लिक प्रोसेस में अगर Q बाई टी, समेशन ऑफ Q बाई टी की वैल्यू 0 है तो वो प्रोसेस होगा आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस। और समेशन ऑफ Q बाई टी मतलब हीट एक्सचेंज, जिस टेम्परेचर पर हीट एक्सचेंज डिवाइड बाई दैट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हीट एक्सचेंज हो रही है, हीट एक्सचेंज डिवाइड बाय दैट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हीट एक्सचेंज हो रही है, उनका जो एडिशन होगा वो क्या होगा, 0 होता है। तो वो जो कंडीशन होती है वहाँ पर वो जो प्रोसेस होगी आपकी कौन सी होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन बन चुकी है। क्या कंडीशन बन चुकी है कि समेशन ऑफ Q बाई टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर समेशन ऑफ Q बाई टी और उसको और तरीके से लिखें तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ Q रिवर्सिबल बाई टी इक्वल टू 0। हम अगर कहीं पर ये कंडीशन प्रूफ होती है तो इसका मतलब आपका प्रोसेस क्या है, आपका प्रोसेस होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? सेकंड थिंग, यही चीज़ अगर हम बात करें किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा, आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार नोट कीजिए। चलिए देखिए, अगर हम बात करें किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ हमने देख लिया है कि हमारे रिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है किससे, इरिवर्सिबल से, मतलब इरिवर्सिबल की कम होती है और रिवर्सिबल की एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर हम बात करें फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए इरिवर्सिबल प्रोसेस,
अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें पता है कि एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल की ज़्यादा होती है, इरिवर्सिबल की कम होती है, ठीक है। या फिर इसको और सही तरीके से इसी तरीके से लिखें हम, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इज लेस देन ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम फॉर्मूले की वैल्यू पुट करें तो देखिए Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाई Q2, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी आपकी किससे, ग्रेटर देन होगी किससे, इरिवर्सिबल से। तो हमने रिवर्सिबल के लिए एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया था, ये वाला जो इक्वेशन था ये आपके रिवर्सिबल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2 ग्रेटर देन ये वाला इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाई Q2, जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, एफिशिएंसी का। और यहाँ पे केवल वो फॉर्मूला जो रिवर्सिबल के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। अलग अगर हम इसको करें तो वही 1 माइनस T1 डिवाइड बाई T2 ग्रेटर देन 1 प्लस Q1 डिवाइड बाई Q2, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। इसको मैं अगर इस तरफ ले लूँ तो मेरे पास आंसर आता है, या फिर इसको मैं 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा Q1 डिवाइड बाई Q2, ये कम है, लेस देन माइनस T1 डिवाइड बाई T2 लिख सकता हूँ मैं। कुछ नहीं किया, सिंपल 1 से 1 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये जो था Q1 डिवाइड बाई Q2 लेस देन है, इसको मैंने केवल उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर से T1 को मैं यहाँ नीचे ले लेता हूँ, Q2 को यहाँ ले लेता हूँ। तो देखिए Q1 डिवाइड बाई T1 लेस देन माइनस Q2 डिवाइड बाई T2, इसको इस तरफ ले लेता हूँ, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, आपके प्लस में चेंज हो जाएगा। तो Q1 डिवाइड बाई Q2 T1 प्लस Q2 डिवाइड बाई T2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, लेस देन 0, Q1 बाई T1 लेस देन माइनस Q2 बाई T2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लेस देन 0 हो जाएगा। इसको मैं अगर इस तरफ ले लूँगा ये हो जाएगा लेस देन 0। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि दैट इज समेशन Q बाई T की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो हमारे लिए वो प्रोसेस कैसी होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास Q बाई T की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है। बस यही कंडीशन ध्यान रखनी है, इनको आपको याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं आपको समरी फॉर्म में फिर से लिखवा दूंगा। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है, समेशन ऑफ Q बाई T 0 के इक्वल होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, समेशन Q बाई T लेस देन 0 होगा। क्या ऐसी थर्ड कंडीशन बन सकती है जहाँ पर रिवर्सिबल की जगह इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज़्यादा हो? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन सकती है, ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल की एफिशिएंसी हमेशा ही क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उसका वर्क डन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें जो थर्ड कंडीशन है दैट इज इफ एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है दैट इज समेशन ऑफ Q बाई T विल बी ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर ग्रेटर देन 0 होता है इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है, आपकी इम्पॉसिबल है, कभी भी होने वाली नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास समेशन ऑफ Q बाई T 0 के इक्वल आता है तो मतलब आपकी प्रोसेस कौन सी है, रिवर्सिबल। समेशन ऑफ Q बाई T लेस देन 0 आता है मतलब आपकी प्रोसेस कौन सी है, इरिवर्सिबल। और समेशन ऑफ Q बाई T ग्रेटर देन 0 आता है तो आपकी प्रोसेस क्या है, इम्पॉसिबल है, मतलब वो प्रोसेस नहीं होगी। समेशन ऑफ Q बाई T की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो प्रोसेस नहीं होगी। तो ये 3 कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। समेशन ऑफ Q बाई T 0 मतलब प्रोसेस आपका रिवर्सिबल। समेशन ऑफ
Q बाई टी लेस देन 0 पर होगा आपका इरिवर्सिबल, लेस देन 0 इरिवर्सिबल प्रोसेस, और समेशन Q बाई टी ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस कौन सा होगा आपका, इम्पॉसिबल। ये जो दो रिजल्ट है, इन दोनों रिजल्ट को मिला के हम एक चीज़ लिखते हैं कि अगर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक क्लोज साइकिल के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ये हीट एक्सचेंज और उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आपके हीट एक्सचेंज हो रही है, उनका जो सम होगा उसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को इक्वेशन को मिला के हम कहते हैं कि Q सम आपका इंटीग्रेशन ऑफ Q डिवाइड बाई टी, और यहाँ पर हम लिखते हैं आपका इंटीग्रेशन हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोज साइक्लिक इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, क्लोज साइक्लिक इंटीग्रेशन। मतलब एक क्लोज साइकिल पर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसका ये साइन होता है, सिंबल होता है, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, क्लोज साइकिल इंटीग्रेशन इसको बोला जाता है, एक साइकिल बना लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी, और अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम इसको डी क्यू लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ और क्लोज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, और इसी को हम बोलते हैं क्लोसियस इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं, क्लोसियस इनइक्वलिटी। क्लोसियस इनइक्वलिटी इसको बोला जाता है, ठीक है। कहीं वर्ड सुनो तो घबराना मत कि होता क्या है, कुछ नहीं होता है, सिंपल है। क्लोसियस इनइक्वलिटी मतलब क्लोज साइकिल इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी लेस देन और इक्वल टू 0 होता है हमेशा। अगर इक्वल टू 0 है तो प्रोसेस रिवर्सिबल, लेस देन 0 है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, और अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वो प्रोसेस क्या होता है आपका, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना है, और कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्लियर है। चलिए मैं इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। ए हीट इंजन absorb 760 किलोजूल हीट from a source at 380 Kelvin, ठीक है। it rejects first 350 kilojoule, second 560 kilojoule, एंड थर्ड आपको दी हुई है 504 किलोजूल हीट, ठीक है। ऑफ हीट टू ए सिंक एट 280 केल्विन, ठीक है। विच प्रोसेस इज, आपको आइडेंटिफाई करना है विच प्रोसेस इज रिवर्सिबल, irreversible and impossible। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, एक हीट इंजन है, वो एब्जॉर्ब करता है 760 किलोजूल हीट फ्रॉम ए सोर्स से जो हीट आती है उसको हम बोलते हैं वैल्यू Q2,
और Q2 की वैल्यू क्या है 760 किलो जूल। ठीक है, चलिए 380 केल्विन जब सोर्स से हीट एब्जॉर्ब की जाती है तो जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है T2। तो T2 की वैल्यू आपको दी हुई है 380 केल्विन। क्लियर है। चलिए इट रिजेक्ट्स, जो आपका हीट इंजन है वो रिजेक्ट करता है हीट। फर्स्ट 3 मतलब हीट आपको अलग अलग दी हुई है, एक है 650, एक है 560 और एक है 504 किलो जूल ऑफ हीट टू ए सिंक। सिंक को फर्स्ट केस में आपका इतनी हीट क्या करता है रिजेक्ट करता है, मतलब जो वैल्यू है Q1 की वो कितनी है आपकी, ये तीनों क्वेश्चन के लिए अलग अलग है, 3 क्वेश्चन है ये एक तरीके से। और सिंक का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है T1 और उसकी वैल्यू है 280 केल्विन। ठीक है, अब आपको पता करना है कि ये जो 3 प्रोसेस है उसमें से कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है और कौन सा इम्पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे, जो हमारी इनइक्वलिटी की कंडीशन है, क्लोसियस इनइक्वलिटी कंडीशन, उसको हम अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ Q/T की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जिसके लिए Q/T की वैल्यू 0 आ गई वो प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल। ठीक है, लेस देन 0 आ गई इरिवर्सिबल। ठीक है, यही होगा ना। और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती तो वो तो इम्पॉसिबल होगा इसी। ठीक है, और 0 आ जाती है तो रिवर्सिबल होगा, और लेस देन 0 आ जाती है तो इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, इक्वल टू 0। तो चलिए फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें, इसी को अप्लाई करें, Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं वैल्यू किसके बराबर आती है। देखिए Q1 650। अब देखिए हीट रिजेक्ट हो रही है तो हीट की जो साइन है वो कैसा आएगा, वो ध्यान रखना आपको, नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो Q2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जबकि Q1 की वैल्यू क्या हो रही है, Q1 हीट रिजेक्ट हो रही है, रिलीज हो रही है, तो Q1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, वरना पता चले सब में पॉजिटिव लिख दोगे तो आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आएगा, वो ध्यान रखना है। टेम्परेचर कितना है 280 सभी में, प्लस Q2 की वैल्यू है 760 डिवाइड बाय 380, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए 38 इंटू 2 76 होता है, ये तो एग्जैक्ट 2 आ जाएगा। इसको मैं अगर करूं तो 280 का डबल कितना होता है 560, और ये 560 से ज़्यादा, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से कट करूँगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा वैल्यू, वो भी माइनस में, और यहाँ पे प्लस का 2 है, मतलब ये ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव वहाँ मतलब क्या है, लेस देन 0, और लेस देन 0 है उसका मतलब क्या है, आपकी प्रोसेस कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सेकंड, इसके लिए अगर हम Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Q1 है 560, माइनस साइन लगाना है क्योंकि रिजेक्ट हो रही है। 560 डिवाइड बाई टेम्परेचर कितना है 280 प्लस 760 डिवाइड बाई 380, Q2 और T2, ठीक है वो तो फिक्स है। ये 38 इंटू 2 76, 28 इंटू 2 56, -2 + 2 वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब आपकी प्रोसेस कौन सी है, रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड के लिए बात कर लेते हैं, सेम Q1 डिवाइड बाई T1 प्लस Q2 डिवाइड बाई T2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कितनी है 504 माइनस डिवाइड बाई 280 प्लस 760 डिवाइड बाई 380, तो ये तो हो गया 2 टाइम्स कैंसिल एग्जैक्ट। 280 से 2 टाइम्स करते हैं तब जाके 560 आता है, ये 560 से कम है, इसका मतलब ये लगभग जाएगा 1.8 या 1.9 के आसपास, और यहाँ पे +2 है, मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव आएगी इसका मतलब आपकी प्रोसेस कैसी है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल प्रोसेस होगी।
ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है ना। हालांकि इस पे जो क्वेश्चन है बहुत कम ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना, लेकिन जो मिलेंगे बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये इनइक्वलिटी की कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं क्लासियस इनइक्वलिटी रूल, ठीक है। और वहाँ से आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसकी टाइप के जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली हम पढ़ ही रहे हैं आपकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए जो भी चीज़ें हैं, हमें मेनली इसमें पढ़ना है एंट्रोपी के बारे में। और हम एंट्रोपी का क्या बेस बना रहे हैं अभी, जैसे ये मैंने बनाया क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये मैं यूज़ करूँगा आपके कहाँ पे, जब मैं आपको एंट्रोपी के बारे में बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब मैं आपको वापस इसको क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड हमने बनाया है, बेसिक बनाया है, ताकि हम क्या कर सकें, आगे वाली चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट तो है ही सी, ध्यान रखना है, ठीक है। जो फाइनल रिजल्ट है वही ध्यान रखना है, उसी के ऊपर आपको फोकस भी करना है, ठीक है। आज हमने एक दो कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। एक ये किया, एक इससे पहले किया, और कार्नोट साइकिल के लिए हमने बेसिकली क्लोसियस इनइक्वलिटी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस और इम्पॉसिबल प्रोसेस के लिए वैल्यू को फाइंड आउट किया, इनइक्वलिटी की कंडीशन बनाई, ठीक है। तो चलिए, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके एंट्रोपी के बारे में, ठीक है, और उसका जो भी मैथमेटिकल फॉर्म है, जो फॉर्मूला है, उन सब से रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।